हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे हैं आज से स्टार्ट अपनी यूपीएससी का सबसे पहला लेक्चर, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर। इसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। तो भैया मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो भैया उम्मीद है कि आप लोग मेरी सीरीज़ को सपोर्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भैया ये पहला लेक्चर होने वाला है यूपीएससी का। तो हम लोग कर रहे हैं फ्री सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा पूरा यूपीएससी का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा के पूरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने वाले फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर सीरीज समझ में आएंगे और फ्री में होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, बेसिकली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं कब, 18th सेंचुरी से। अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो भैया इनमें हम लोग मेनली टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो क्या होता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि 1526 में हमारे यहाँ पे बाबर अटैक करता है और वो क्या करता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है और थोड़ी पावर गेन कर लेता है इंडिया के अंदर। और धीमे धीमे वो अपना जो एम्पायर था वो स्टेब्लिश कर देता है। तो भैया मुगल एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट कौन करता है, बाबर करता है। धीमे धीमे उसका बेटा हुमायूं आता है, फिर अकबर आते हैं, अकबर के बाद जहांगीर आएंगे, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आएंगे, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आएंगे। औरंगजेब के बाद भैया औरंगजेब के टाइम पे बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था इनका। और हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं के टाइम, मतलब काफ़ी बड़ा साम्राज्य देखने को मिला था इनके टाइम पीरियड पर, औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। हम लोग बात करें औरंगजेब की, कुछ सोशल पॉलिसीज़ ऐसी नहीं थी जो बहुत अच्छी हों। यानी कि उनकी बहुत रिलीजियस पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी नहीं थी। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने करवाया कि ये था कि भैया कि ज़बरदस्ती वो, आपने सुने होंगे कि धर्म परिवर्तन कराना, या फिर पक्के ऑर्थोडॉक्स थे ये एक तरीके से, मतलब कट्टरपंथी थे, ठीक है ये। तो इस वजह से जो इनका टाइम पीरियड था वो जब तक तो थे तब तक तो ठीक था। फिर इनकी पॉलिसीज़ की वजह से डिक्लाइन होना शुरू हो गया, किसमें, मुगल एम्पायर के बीच में ये देखने को मिला। तो इनकी पॉलिसीज़ ऐसे कैसे थी वो हम लोग देखेंगे, और कैसे-कैसे लेटर मुगल्स आएँगे, या फिर लेटर मुगल्स कौन होंगे हम लोग ये बात करते हैं। तो भैया औरंगज़ेब के बाद जितने भी कमज़ोर रूलर्स आए मुगल्स के, या वंशज थे, वो बहुत कमज़ोर थे। तो भैया उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जो कोई बहुत कम सुनने को मिलता है और ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, पर हम लोग बताएँगे इनके बारे में, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। कैसे-कैसे थे और कैसे-कैसे इनकी वजह से जो मुगल एम्पायर था उसकी इमेज ख़त्म होती गई, और अंग्रेज़ों ने मतलब आखिर तौर पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया इंडिया के ऊपर, और उन्हें भगा दिया गया कि यहाँ से, इंडिया से। क्लियर है? और हम लोग इसके अंदर और देखेंगे कि क्या इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट। तो हम लोग देखेंगे कि कोई स्टेट तब तक पावरफुल रहता है जब तक कि उसमें पावरफुल रूलर रूल कर रहे होते हैं। जब भैया पावरफुल रूलर्स रहेंगे नहीं तो भैया तो कोई आदमी आपसे डरेगा क्यों? तो भैया यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो भैया जो हमारे रीजनल पावर थे, जैसे मराठास हुए या फिर दूसरे रूलर्स हुए, तो ये क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम आपके आधिपत्य तब स्वीकार नहीं करते। जब तक पावरफुल रूलर थे, जैसे अकबर हुए या फिर दूसरे रूलर्स रहे, तो ये लोग थे बहुत ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, अब ये लोग तो पावरफुल थे, तो भैया अब ये लोग तो सप्रेस कर देते हैं इन लोगों को। अब भैया अब ये लोग भी समझ गए थे, रीजनल स्टेट वाले भी समझ गए थे, भैया इनके पास ज़्यादा पावर बची नहीं है। ऐसे ही अपने आप को रिलीज़ कर लो, अपने आप को अलग से मतलब एस्टेब्लिश कर लो दोबारा से। तो भैया इन्होंने यही किया कि भैया पावरफुल होते गए, और भैया आपने आपको कह दिया हम अब आज़ाद हैं, हम आपके कुछ नहीं लगते हैं, और वो हम आपकी गुलामी अब स्वीकार करने वाले हैं। तो ये वाला सीन देखने को मिला। तो ऐसे करके जो रीजनल स्टेट है वो मतलब उनका उदय होगा। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, कि कैसे-कैसे जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी वो उसके बारे में देखेंगे, एजुकेशन वगैरह देखेंगे कैसा-कैसा चल रहा था, और कल्चरल एंड रिलीजियस कंडीशन कैसी-कैसी थी 18th सेंचुरी के अंदर, हम लोग वो उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इतना बहुत समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे-कैसे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही कह दूँ भैया, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भैया ये क्या हो, तो भैया आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जब हम लोग ये टॉपिक करने से पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है और कैसे-कैसे नहीं होती है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसको हम लोग मतलब समझ लेते हैं पहले, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि भैया हिस्ट्री है क्या, कैसी क्या है, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे कि अगर हम लोग इतनी डेफ़िनेशन की बात करें, इस डेफ़िनेशन की बात करें, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट। तो हम लोग ये डेफ़िनेशन बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं। जैसे हालाँकि मैंने 4th क्लास की किताबें पढ़ाई हैं, मैंने स्टूडेंट भी पढ़ाया, तो भैया उसमें उनकी बुक्स में ये लिखा था, हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट। तो क्या ये डेफ़िनेशन कंप्लीट है? क्या ये सही है?
या फिर सही नहीं है। तो नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह सही भी नहीं है और ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? ये क्या है? इनकम्प्लीट है। कैसी है? इनकम्प्लीट है। कैसी है? इनकम्प्लीट है, ठीक है? तो इसकी डेफ़िनिशन हम लोग क्या लिखेंगे? पूरी डेफ़िनिशन क्या होगी हिस्ट्री की? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट व्हिच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है। तो भैया इसमें अगर हम लोग बात करें कि स्टडी ऑफ पास्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अलग-अलग सोर्सेस लिए जाते हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ पास्ट की बात करें, तो स्टोरीज़ होती हैं, नैरेटिव्स होते हैं, बायोग्राफ़ीज़, बुक्स वगैरह और दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वगैरह भी मिलते हैं। तो इन्हीं को स्टडी करके हम लोग हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? और देखते हैं हिस्ट्री की बेसिक डेफ़िनिशन को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे चल के और हम लोग थोड़ा डिटेल से इसको समझेंगे कि क्या है हिस्ट्री, क्या नहीं है, तो उसको और समझते हैं डिटेल में। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया हो। तो भैया समझते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। तो भैया हिस्ट्री क्या है? ग्रीक वर्ड से ली गई है ये क्या है? ग्रीक टर्म से ली गई है, जो कि हमारा हिस्टोरिया या फिर हिस्टोरिया कह देते हैं इसे। तो भैया हिस्ट्री क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? इंक्वायरी है। क्या है? इंक्वायरी है। और कैसी इंक्वायरी है? रैशनल या फिर बात करें साइंटिफिक इंक्वायरी है। तो भैया अब हम लोग बात करें इंक्वायरी अबाउट किसके बारे में? इंक्वायरी पास्ट के बारे में। इंक्वायरी क्या कहलाती है? हिस्ट्री कहलाती है। तो क्लियर हुआ कि टर्म हिस्ट्री कहाँ से ली गई और क्या क्या इसका मीनिंग होता है। और एक बात और ध्यान रखना, हिस्ट्री के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि भैया हिस्ट्री के ऊपर जैसे कि अगर आप लोगों को हिस्ट्री में कई सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे किसी की हम लोग बात करें, कोई राजा महाराजा हुए तो भैया वो जैसे इतिहास होता है तो भैया उन्हीं राजाओं के हाथ में होता है जो कि जीतते हैं। तो भैया पुराना इतिहास मिटवा देते हैं, कभी कभी ये होता है। तो कभी कभी कुछ जैसे कुछ राजा के मंत्री वगैरह इतिहास वगैरह अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, तो जब इतिहास लिखते हैं तो वो उनके बीच में कभी बाइसेस होते हैं, यानी कि कभी कभी वो कुछ अपने महाराज के लिए कुछ बहुत अच्छा लिख देते हैं। तो भैया कभी होता है कि जो एक्चुअल फैक्ट होते हैं उससे बायस्ड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि केवल हम लोग हमेशा एक सोर्सेज़ को लेके ही चलें। तो हमेशा हमेशा अलग-अलग सोर्सेज़ को देखना चाहिए। जैसे अगर हमें अगर पता कर लगाना हो, अगर मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ कि अगर मुझे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में पता लगाना है, तो भैया उनके जो कोर्ट पोएट थे बना भट्टा, तो भैया उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था हर्षवर्धन के बारे में। और एक्चुअली अगर हम लोग बात करें उनके बारे में पता करना है, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उस समय पे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे इंडिया के अंदर आए थे, तो उन्होंने उनके बारे में और कुछ लिखा, थोड़ा बहुत अंतर लिख दिया। और जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के जो राइटर थे वो उन्होंने भैया बढ़ा चढ़ा के लिखी बातें। तो क्योंकि भैया उनके लिए काम करते, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बारे में अच्छा लिखना पड़ेगा। तो हम हमेशा कभी भी एक रिसोर्सेज या फिर एक सोर्स ऑफ एविडेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जरूरी नहीं कि अब हमें एक टाइम पीरियड के बारे में जानना, तो भैया अलग-अलग रिसोर्सेज़ के ऊपर हमें रिलाई करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा एक ही रिसोर्सेज़ पर रिलाई करें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो भैया मेन पॉइंट अपने यही लिखे हैं यहाँ पे, क्या जो कि मैंने अभी हाल आपको बताया। तो व्हाट इज हिस्ट्री? क्या होती है हिस्ट्री? द ओरिजिन ऑफ टर्म हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, यानी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ टर्म से हमारा हिस्टोरिया या फिर हिस्टोरिया। तो भैया वहीं से टर्म लिया गया है हिस्ट्री। और जिसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करना या फिर और एक्ट ऑफ सीकिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज को गेन करना। कैसी नॉलेज को? वैलिड नॉलेज को। वैलिड नॉलेज कैसी? वैलिड नॉलेज जो कि रैशनैलिटी पर बेस्ड हो, ठीक है? और सीकिंग नॉलेज दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्वायरी। तो भैया हमें वही इंक्वायरी के बारे में हमने पहली बात कर ली थी। इतना क्लियर है या नहीं है आपको? और भैया दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं हिस्ट्री का क्या है। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पहले मैं ये लिस्ट कर दूँ। हाँ, तो सेकेंडली हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हिस्ट्री क्या है? एक तरीके से हम लोग इसकी स्टडी भी तो करते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस हुए ओवर टाइम पीरियड में। जैसे कि अगर 1865 में बात करें या फिर 1947 में बात करें या फिर 2024 की बात करें या फिर 2026 की बात करें या 2025 की बात करें, तो 1965 में या 85 में थोड़ी चीज़ें अलग थी, 1947 में चीज़ें अलग थी और 2024 में चीज़ें अलग हैं। तो हमारे पास कैसे-कैसे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स थे हमारे पास या नहीं थे, सोशल कंडीशन अलग थी और एजुकेशन राइट्स थे या नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हमें ओवर टाइम पीरियड में हिस्ट्री में देखने को मिलता है। सब सिचुएशन को समझना पड़ता है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंडली हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर पीरियड, ठीक है? अकर ओवर टाइम। इट इज़ ऑल्सो फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर चेंज्ड। तो हम लोग ये देखते हैं कि फाइंड करते हैं कि कैसे-कैसे चीज़ें चेंज हुई, चेंज इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। और कैसे-कैसे चेंज हुई ये भी देखते हैं हिस्ट्री के अंदर कैसे-कैसे। तो एक सीरीज़ एक लिंक बनाते हुए चलते हैं, हाँ, ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे करके हम लोग पूरा हिस्ट्री को समझते हैं। इतना क्लियर हुआ?
तो भैया वही हमारा लास्ट पॉइंट लिखा है, हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन कंटिन्यूटी एंड चेंज मॉडल। तो भैया कैसे कैसे जो हमारे पास्ट में हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो ऐसा मॉडिफाई किया होगा जिसकी वजह से हम लोग आज जहाँ पे हम लोग हैं तो वो वैसे हैं। तो भैया जो हम लोगों ने पास्ट में चेंजमेंट या मॉडिफिकेशन किए होंगे अपने सोसाइटी या फिर एजुकेशन के अंदर, इसकी वजह से हम लोग आज जैसे हैं तो वो वैसे बन पाए हैं। तो भैया आज के समय पे अगर हम लोग जैसे हैं तो वो उसका एक तरीके से हम लोग बात करें कि इन्वॉल्वमेंट हमने कब किया था, कि किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कैसे किया था। जैसे कि अगर हम आज अमीर हैं तो अमीर क्यों है? क्योंकि भैया पास्ट में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी चेंजमेंट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए हम लोग कभी-कभी ये देखते हैं कि हम लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को भी मतलब परफ़ॉर्म करते हैं जो कि कुछ इनका लॉजिक नहीं होता, पर हम लोग हमेशा से स्टार्टिंग से ही उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अभी भी फ़ॉलो करते हैं। तो क्या होता है, तो इतना बहुत समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है क्या, पीरियोडाइजिंग हिस्ट्री। तो यानी कि हम लोग हिस्ट्री को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को पीरियोडाइजिंग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट हेल्प कैप्चरिंग द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक टाइम। यानी कि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है क्या, पता लगाने के लिए किसी भी हम लोग बात करें टाइम पीरियड के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसकी यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में, उस टाइम में क्या इंपॉर्टेंट था या क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ खास प्रॉपर्टीज मतलब उस समय की। एंड also allow us to identify and highlight the central feature of each period। यानी कि हर एक टाइम पीरियड के स्पेसिफिक सेंटर फीचर के बारे में हाईलाइट करता है, उन्हें हेल्प करता है बताने में कि हाँ इस फीचर एक टाइम पीरियड में ये अच्छा था या वो अच्छा था। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ओ माय गॉड, जैसे कि हम लोग बात करें कि सॉरी फॉर दिस, कि हम लोग जैसे कि हम लोग बात करें, जुकाम हो गया मुझे थोड़ा सा। हाँ, तो जैसे कि हम लोग बात करें कि अब अगर हमें क्या करनी हो तो ऑर्थो कंडीशन जाननी हो। ठीक है, तो अगर ऑर्थो कंडीशन जाननी हो तो भैया हम लोग अगर टाइम पीरियड में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि अभी मॉडर्न टाइम में थोड़ी बहुत कंडीशन सही हो रही है औरतों की। पर अगर मेडिवल टाइम की बात करें या फिर एंशिएंट टाइम की बात करें तो भैया इस समय पर हमें ऑर्थो कंडीशन ठीक नहीं दिखती है। और अगर हम लोग बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कंडीशन अच्छी थी औरतों की। तो अब हम अगर हम लोग ये डिवाइड ना करते कि मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री या वैदिक पीरियड, तो हम लोग पता कैसे लगा पाते कि इस टाइम पीरियड में ऑर्थो कंडीशन कैसी थी। तो हमें एक स्पेशल फीचर मिल जाता है या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है उस टाइम पीरियड का। कैसे, अगर हम लोग किसी भी टाइम पीरियड को पीरियडिफाई कर देते हैं, वरना सब तो हमें एक धुंधला-धुंधला दिखने लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग देखेंगे जेम्स वेल इन हिज़ 3 वॉल्यूम वर्क। जैसे कि हम लोग बात करें, इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। किसमें? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो मेनली हम अगर अगर मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें तो भैया उससे मुस्लिम टाइम पीरियड, और अगर अभी 18th सेंचुरी के बाद की बात करें जैसे 1947 तक, तो ये क्या है, जो अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड था, इसे मॉडर्न टाइम पीरियड कह दिया इन्होंने। तो इतना समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? उम्मीद है कि इतना तो बैठ गया होगा दिमाग में। बाद में क्या हुआ कि भैया लेटर हिस्टोरियंस हैव आल्सो डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। तो भैया बाद में क्या हुआ कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज़। तो मतलब इम्पोर्टेंट क्या है हिस्टोरिकल स्टडीज़ की। तो यानी कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टडी एम्पावर अस टू लर्न फ्रॉम इट। यानी कि हम लोग इतिहास से सीख सकते हैं कि हमें क्या गलती दोहरानी है, क्या गलती नहीं दोहरानी है। इट गाइडिंग अस एज बी नेविगेट द प्रेजेंट एंड सेव द फ्यूचर। तो भैया हेल्प करती है, क्योंकि अगर हमें अपना पास्ट ना पता ना होगा तो हम लोग फ्यूचर के बारे में कैसे करेंगे। तो भैया कि हम लोग आके हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो हमें पास्ट से ही पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। अगर ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर आप देखेंगे, आप अगर आने वाले फ्यूचर में आईएएस आईपीएस वगैरह बनेंगे तो आपको डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। तो आप लोग पास्ट की स्टडी करके ये तो देख पास्ट के बारे में पता होगा, कम से कम ये तो पता कर लेंगे कि हाँ कोई राजा ने ऐसा रिफॉर्म्स लाए थे तो भैया ये इम्पैक्ट दिखा था ऐसी सोसाइटी के अंदर। अगर हम लोग ऐसे इम्पैक्ट लाते हैं आज के समय पर तो हमें क्या-क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें हिस्ट्री से। इतना क्लियर हुआ? तो भैया अभी तक हिस्ट्री के बारे में जितनी मुझे नॉलेज देनी थी तो उतनी दे दी। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, जो कि हमारा 18th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कैसे-कैसे मुगल्स का डिक्लाइन हुआ उसको बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मुगल्स के डिक्लाइन के बारे में। उससे पहले हमें उसकी फाउंडेशन के बारे में समझना होगा। तो भैया हमें पता है कि मुगल एम्पायर की फाउंडेशन कब रखी गई थी, 1526 में बाबर ने एस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है, अपना राजगाद। फिर उसने 3-4 साल यहाँ पे 1526 में आ गया था और यहाँ के राजपूत रूलर से या फिर राणा सांगा वगैरह सबसे लड़ता रहा और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद
बाद मर गया वो। और जब वो मर गया तो उसके बाद उनके बेटे आए हुमायूँ, तो इन्हें बहुत या सबसे ज़िंदगी इनकी खराब थी। इनकी आधी ज़िंदगी तो बस केवल स्ट्रगल करने में ही गुज़र गई और इनको कुछ नहीं मिला। बेचारा बहुत किस्मत का मारा था और बहुत बुरा हुआ। मुझे भी इनके बारे में सुन के बहुत बुरा लगता है। बेचारे ने सहस्त्रासुरी के साथ युद्ध लड़ा, बेचारा फिर हार के भाग गया, फिर दोबारा से वापस पावर मिली इतने सालों बाद, फिर बेचारा सीढ़ियों से गिर के निपट गया, मर गया, मतलब ये सीन हुआ देखने को हमें ये मिला। फिर उसके बाद बाबर भैया बहुत छोटे थे, तो भैया इन्हें बाद में राजपाट मिला, तो भैया बाबर क्या करता, बाबर के टाइम पीरियड पर जो मुगल एम्पायर था वो ज़ेनिथ पे पहुँच गया था, क्योंकि अगर हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, अलग-अलग कंडीशन को अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो भैया बाबर का टाइम पीरियड सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि भैया ना इन्हें रिलीजन से प्रॉब्लम थी, इवन कि ये तो उलीमा को भी कंट्रोल करके रखते थे, उनको ज़्यादा चढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि भैया हर चीज़ में इंटरफेयर करते थे उलीमा वगैरह, तो फिर ये उन्हें कंट्रोल करके रखते थे। इवन कि इन्होंने तो अपना खुद का धर्म बनाया था दीन ए इलाही, जिसको मानता था कौन? बार बीरबल मानता था। भले ही उसमें चाहे सेंटर ने खुद को मान लिया हो, पर छोड़ो, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ज़ीनत, मतलब एक अच्छा टाइम पीरियड मान लिया गया किसको? अकबर के टाइम पीरियड को। उसके बाद हम लोग चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे पेंटिंग हो, भले ही चाहे आर्किटेक्चर शाहजहाँ के टाइम पीरियड पे देखते हो और पेंटिंग हमें मिलती है जहांगीर टाइम की बेस पीरियड पर। तो पर काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहा इन लोगों का, ठीक है? पर अब हम लोग बात करें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं औरंगज़ेब के साथ में। कब आती हैं? औरंगज़ेब के साथ में। और हम लोग वहाँ पे एमी लिखा है, तो भैया मुगल एम्पायर को ये डिनोट कर रहा है। एमी स्टैंड फॉर मुगल एम्पायर, ठीक है? तो अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स आएगी औरंगज़ेब की वजह से। क्यों? क्योंकि भैया ये इनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी कि जो बहुत अच्छी नहीं थी। और तो एक तो पहली बात तो ये ऑर्थोडॉक्स थे, पैट्रोनज थे नहीं, आर्ट वगैरह का तो इनको कुछ सीन कुछ था ही नहीं। और थोड़ी बहुत ये भैया हर जगह से मतलब हर जगह से पंगे ले रहे थे ये। जितनी भी कम्युनिटीज़ थी हमारी, तो वो इनके खिलाफ हो गई। चाहे वो सिख्स हों, चाहे मराठास वगैरह हों, तो भैया अब ये सब चिढ़ चुके थे इनसे। और हम लोग बात करें कि अब डिक्लाइन होना एक इवेंट नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। ज़रूरी नहीं कि भैया औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ ला दी थी जो कि अच्छी नहीं लग रही थी लोगों को। पर हम लोग बात करें ये एकदम से नहीं हो गया था। इसके बाद के जो मुगल्स भी आए थे, तो भैया उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स बने थे जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन हो गया। अगर वो इतने ज़्यादा पावरफुल रूलर्स होते तो शायद चांस थे कि मुगल एम्पायर अपना बच जाता, पर ये बच नहीं पाया और बाद में क्या हो गया? डिक्लाइन कर गया। इतना क्लियर हुआ? तो एक तरीके से हम लोग और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि भैया डिक्लाइन और ग्रेजुअल डिक्लाइन में अंतर क्या होता है। तो डिक्लाइन एक इवेंट नहीं होता है कि भैया औरंगज़ेब की सोशल पॉलिसीज़ ऐसी थी कि समाज ख़राब हो गया। तो भैया एक ग्रेजुअल प्रोसेस की बात करें तो भैया कि एकदम से नहीं टूट गया ये कनेक्ट किया भैया, एकदम से इनका डिक्लाइन ख़त्म हो, एकदम से कोई इवेंट आया और ख़त्म हो गया, ठीक है? तो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि इनके जो आने वाले वंशज थे, तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, जैसे कि हम लोग बात करें, या फिर इतने ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो इतनी अच्छी इफ़ेक्टिवली तरीके से वर्क नहीं कर पाए। ये भी एक कुछ कारण थे इनकी वजह से जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन था। क्योंकि मैं इसको बार-बार एग्ज़ैगरेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैया आप जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो भैया आप ये नहीं लिख सकते कि भैया जो औरंगज़ेब था उसने एकदम ऐसी पॉलिसीज़ ला दी जिसकी वजह से जो एम्पायर था वो डिक्लाइन कर गया। तो भैया ये केवल एक छोटी-सी मतलब धीमे-धीमे जो नहीं होता है वो वो कब सुना होगा आपके, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो भैया बूँद-बूँद वही भर रही थी धीमे-धीमे। तो ये भी एक रीज़न था कि जो मुगल एम्पायर था डिक्लाइन हो गया। पर यही एक रीज़न था, वो ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आगे वाली जनरेशन अगर चाहती तो वो अच्छा करके अपने आप को बचा सकती थी, पर वो नहीं कर पाए। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डिक्लाइन था वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, या फिर कोई ऐसा नहीं है, कोई एक पॉइंट था, एक कड़ी थी वो टूट गई तो खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर। तो ये मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि भैया इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो मैं भैया फिर से बता दूँ कि भैया हमारा मुगल एम्पायर अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश कब हो गया था? अकबर के टाइम पीरियड पर एस्टेब्लिश हो गया था और 18th सेंचुरी में ख़त्म भी होने लगा था। क्यों? क्योंकि भैया जो औरंगज़ेब थे उनके बाद से ही टाइम पीरियड से ही हमारा जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा था। अब हम लोग एक चार्ट की मदद से हम लोग समझते हैं कि कैसे-कैसे क्या हुआ था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम समझेंगे कैसे-कैसे मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, वो समझना ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कब की? 1707 की। तो 1707 में क्या हुआ था? सबसे पहले हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग बात करें औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, ठीक है? 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। उसके बाद 1750 में क्या हुआ कि जो रीजनल पावर थी वो मर्ज करने लगी थी। फिर इसके बाद हम लोग देखा डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका? मुगल एम्पायर का। धीमे-धीमे जो पावर थी वो धीमे-धीमे कटने लगी 1750 तक। और 1759 आते-आते हम लोग बात करेंगे मुगल्स वाज़ नो मोर मिलिट्री पावर, यानी
यानी कि इनके पास मिलिट्री पावर बची नहीं थी। अब भैया मिलिट्री पावर बची नहीं थी, एक तरीके से कहिए का नाम मात्र के शासक बच गए थे अब ये धीमे-धीमे करके, क्योंकि इनकी पावर डिक्लाइन हो रही थी। और हम लोग देखें कि 1800 इसीलिए इसीलिए क्या हुआ, जब इनके पास पावर बची नहीं तो भैया जो पावरफुल होगा वो तो अपनी जगह कब्जा ही लेगा। तो भैया 1803 में हम ये देखेंगे, जो अंग्रेज हैं ब्रिटिशर्स रीच टू दिल्ली, वो क्या करेंगे, दिल्ली पहुँच जाएँगे और पेंशनर बन जाएँगे केवल अंग्रेज़ों के। तो आपको पता होगा बहादुर शाह ज़फ़र वग़ैरह थे, मोटी-मोटी पेंशन खाते थे उनसे और पावरफुल बचे ही नहीं थे। पावर के नाम पे कुछ नहीं था। और 1857 में पता है कि 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद जो मुगल्स थे उनको डिक्लाइन कर दिया गया, और क्योंकि बहादुर मतलब ख़त्म हो गए एक तरीके से, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ भेज दिया गया था? कमेंट में बताइए आप लोग पहले, कहाँ भेज दिया गया था? इन्हें इंडिया से एक एक कंट्री में भेजा गया था जो इंडिया का आज पार्ट नहीं है। इन्हें हटा दिया गया, कहाँ से? इंडिया से हटा दिया गया था बहादुर शाह ज़फ़र को। और इनके बच्चों को बहुत गंदी तरीके से मार के लटकाया गया था। काट-पीट ना उनको, उनके समझ लीजिए कैसे मारा गया था। उनके कपड़े उतार दिए गए, उन्हें गोली मारी गई। गोली मारने के बाद चौराहा पे लटका दिया गया था इनके बच्चों को। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने 1857 क्रांति में सपोर्ट किया था, और या फिर 1857 क्रांति में हेल्प की थी। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो कैसे-कैसे डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का। तो वही मैंने कहा कि डिक्लाइन कोई एक दिन का इवेंट नहीं था। तो भैया इसको होने में कई साल लग गए, कई साल नहीं बहुत ज़्यादा साल लग गए, डिकेड्स लग गए। ठीक है? तो समझ में आया कैसे-कैसे डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। शायद यहाँ पे ग्लिच। तो वही एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भैया इनके जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा कमज़ोर भी थे। एक तो कुछ पॉलिसीज़ औरंगज़ेब की रहीं, और इनके सक्सेसर्स कुछ ऐसे भी थे जो कमज़ोर थे। अगर वो लोग चाहते तो भैया पावर को एक्युमुलेट करके सब कुछ कर सकते थे। जैसे मोहम्मद शाह की बात की जाए तो भैया इनका नाम रंगीला साहब है। इनका नाम रंगीला क्यों है? क्योंकि भैया इन्हें शराब और शवाब से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। यानी कि ये दारूबाज़ थे और लड़कीबाज़ भी थे। हराम से इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और इनके बाकी के जो एम्परर्स थे, उनका अलग-अलग टाइटल्स में हेडलेस कहा गया भैया कि इनके पास दिमाग है ही नहीं है। तो ऐसे-ऐसे रूलर्स रहे भैया इनके। तो भैया होगा क्या आपके आपके एम्परर, भैया कोई साम्राज्य तब तक अच्छा बना रह सकता है जबकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ना हो। भैया आपकी पर्सनैलिटी बहुत खराब होती जाएगी, तो भैया आप लोग क्या देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली कन्फर्म है आपका। तो भैया वही है कि जब तक पावरफुल रूलर रहे तब तक तो अच्छा खासा राज-काज चलता रहा। जैसे ही पावरफुल रूलर की कमी पड़ी, तो वही हमने देखा कि भैया खत्म हो गया इनका इंटीग्रेशन। तो कैसे-कैसे हुआ आप वो भी समझते हैं। इतना इतना तो समझ में आ ही गया होगा वैसे आपको। तो हम लोग बात करें कि इनके रूलर्स ऐसे ही थे। अगर हम लोग मोहम्मद शाह की बात करें, अगर ये इतना पावरफुल होते तो भैया काम हो ही जाता। पर भले ही चाहे इनका डिक्लाइन हो रहा हो, भले ही डिक्लाइन हो रहा हो, पर लोगों के दिमाग में अभी भी पावरफुल कौन है? अंग्रेज़ पावरफुल नहीं है, या फिर दूसरे एम्परर्स हमारे पावरफुल नहीं है। उनकी नज़रों में हमारे कौन है? मुगल्स ही पावरफुल थे। तो यही सब अभी लोगों को कॉमन सेंस में तो यही था कि भैया हमारे यही रूलर्स हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने स्टार्टिंग में इन्हें क्या कर दिया? पेंशनर बना दिया। अगर वो इनको हटा के सीधे-सीधे पावर ला देते, इन्हें मार के अपने ऊपर पावर बनाते, तो काफ़ी चांसेस थे कि भैया लोग रिवोल्ट कर देते। तो इन्हें एक फेस पावर की तरह, यानी कि इनके नाम पर राज चलता रहा, और जो उन्हें करना था वो करते रहे। यानी कि वो डायरेक्टली रूल नहीं करते, इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। कठपुतली बना के नाचते थे इन्हें, ठीक है? क्योंकि भैया चांसेस थे कि भैया लोग इनके खिलाफ विद्रोह कर देते कि भैया तुमने हमारा राजा कैसे हरा दिया? तो यही सीन हमें देखने को मिलता है, ठीक है? इसलिए काफ़ी लंबे समय तक वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे हमारे अंग्रेज, ठीक है? हमारे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे नहीं है भैया, मैं केवल बात के लिए बात बोल दी मैंने, मेरे अंग्रेज़ नहीं है वो। मेरे कहने का मतलब मेरे नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे नहीं हैं या फिर मेरे दोस्त वगैरह नहीं हैं। वो दूसरे इंसान है, मैं ठीक है अब छोड़ो, बात को ख़त्म करते हैं। टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा क्या, हाउ एंड व्हाई मुगल्स डिक्लाइन। तो हम लोग डिटेल समझते हैं कि मुगल से उनका डिक्लाइन कैसे और क्यों हुआ था, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी पॉलिसीज़ के बारे में। तो भैया औरंगज़ेब थे, इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ ऐसी थी, औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़ ऐसी थी जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। यानी कि एक कारण मुगल्स का डिक्लाइन का कारण उनकी औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़ भी थी। क्या-क्या पॉलिसीज़ थी हम लोग बहुत समझते हैं। तो यहाँ पे ए पॉइंट लिखा है, तो भैया पहला पॉइंट क्या है? फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑफ इस्लाम। व्हाट वाज़ हिज़ रिलीजन? यानी कि ज़बरदस्ती इस्लाम में थोप रहे थे, क्या इस्लाम थोप रहे थे सबके ऊपर, जो कि उनका खुद का रिलीजन था। और दूसरा पॉइंट क्या है कि फोर्सफुल कन्वर्जन इनटू इस्लाम, यानी कि लोगों का धर्म बदल रहे थे ये। तीसरा क्या है? इम्पोजिशन ऑफ जिज़िया ओवर द नॉन मुस्लिम्स, यानी कि
जजिया टैक्स अगर आपको पता हो कि भैया आपको धार्मिक कर देना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें पहले के समय में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही चलता था, पर औरंगज़ेब सॉरी उसने अकबर ने बंद करवा दिया था भैया। अब उन्होंने ये रीज़न दिया था कि हम लोग किसी के कोई अपनी अगर इबादत माँगने जा रहा है अल्लाह से या फिर ब भगवान से, तो फिर हम उससे कर क्या ले सकते हैं? ऐसी चीज़ों का थोड़ा कर लिया जाता है। तो भैया अकबर ने मना कर दिया था, पर हम बात करें औरंगज़ेब की, औरंगज़ेब ने फिर से जजिया टैक्स स्टार्ट कर दिया था। और चौथा क्या था? डिस्ट्रक्शंस ऑफ द टेम्पल, तो भैया ईटीसी। और दूसरे कारण ये भी थे भैया। तो इन कुछ रीज़नों की वजह से जो तो ऐसी रिलीजियस पॉलिसी, अब ये धार्मिक पॉलिसीज़ इसलिए है क्योंकि भैया ये सब धर्म से रिलेटेड है। तो समझ में आया, तो भैया औरंगज़ेब ने ये सब करवाया था, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि भैया डिक्लाइन की शुरुआत यहीं से मान ली जाती है। इतना क्लियर है? तो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट रिलीजियस वाला देख लिया हमने। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ सक्सेशन, यानी कि भैया यही डिसाइड नहीं हो पाता राजा कौन बनेगा। तो भैया जो एम्बिशियस प्रिंस थे, जो मिनिस्टर्स थे, तो भैया इनके बीच में होड़ पड़ गई कि भैया तख्त को पाना है, तख्त को पाना है, तो भैया कुछ भी करके तख्त को पाना है। तो ये सब सीन चल रहा था। और तीसरा पॉइंट क्या हमारा? वीक एंड इनकेपेबल रूलर्स। तो भैया आज हमारे जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे नहीं। क्यों नहीं थे इतने ज़्यादा पावरफुल? हम लोगों ने पहले मोहम्मद शाह के बारे में देखा तो भैया उन्हें रंगीला का टाइटल मिल गया था। और अलग-अलग लोगों के बारे में ब पता चलेगा हमें कि भैया ये कैसे-कैसे बुद्धिमान तेज व्यक्ति थे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे किनके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहादुर शाह के बारे में। तो बहादुर शाह फर्स्ट जो थे भैया, बहादुर शाह फर्स्ट थे, इनके बारे में क्या ही किया जाए। तो भैया ये पार्टीज़ में जाते थे, पार्टी में जाने के बाद लोगों को पता नहीं जाने क्या कौन-कौन से टाइटल्स, रिवॉर्ड्स वगैरह दे दिया करते थे। इसलिए भैया इनका निकनेम पड़ गया क्या? निकनेम क्या पड़ गया? साहे बेखबर। इन्हें होश ही नहीं था भैया कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर इसके बाद जहांदर शाह है। जहांदर शाह के बाद इनके जो अगले बेटे जहांदर शाह, तो भैया ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थे, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा। फिर उसके बाद जो फारूक शियार थे, तो भैया वो भी थोड़े डरपोक कोवर टाइप में थे। और इसके बाद मोहम्मद शाह, भैया इन्हें जानवरों की फ़ाइट देखने के सिवा इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और इन्हें इनका क्या था? इन्हें एडिक्शन हो गया था औरतों और वाइन का, यानी कि शबाब और शराब दोनों चाहिए थी इन्हें। तो भैया इसलिए इनका नाम टाइटल क्या पड़ गया? इनका नाम टाइटल इन्हें नाम दे दिया गया रंगीला। रंगीला मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है रंगीला। तो जब इतने शानदार रूलर होंगे तो भैया हमारे जो कोई मुगल एम्पायर बचेगा कैसे भैया? तो यही हमने देखा कि भैया वीक और इनकेपेबल रूलर्स हमें देखने को मिले। तो भैया हम लोगों ने देखा कि भैया जो हमारे रूलर्स थे तो वो तो ज़्यादा मतलब इनकेपेबल थे, पर इनकी जो नॉबेलिटी थी, यानी कि जो मंत्रिमंडल था, तो वो धीमे धीमे पावरफुल होने लगा। जैसे कि आपने सैयद ब्रदर्स के बारे में सुना होगा। तो भैया ये लोग थोड़े पीठ पीछे रहते थे और कठपुतलियों की तरह इन्हें नचाते थे। हमारे जो मुगल शासक थे इनको कठपुतलियों की तरह नचाते थे, क्योंकि भैया ये खुद इतने पावरफुल नहीं थे कि हर चीज़ को समझ सकें या फिर हर चीज़ को कर सकें। तो भैया दूसरे एग्जाम्पल्स भी हम लोग दे सकते हैं, पर बस इतना ही समझ लीजिए आप लोग कि भैया जो मिनिस्टर नोबेलिटी थी वो धीमे-धीमे स्ट्रॉन्ग होती गई और वो इन्हें कठपुतलियों की तरह नचाने लगी थी। तो अब तीसरे फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। 2 के बारे में तो बात कर ही ली है। तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हम लोग बात करें एंड रैम्पेंट करप्शन। तो तीसरा कारण तो ये था। तो डिसइंटीग्रेशन डीजनरेशन ऑफ इकोनॉमी कैसे हुआ? मैंने गलत बोल दिया। डीजनरेटेड इकोनॉमी का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या-क्या था। सबसे ज़्यादा हैवी टैक्सेशन या फिर बर्डन बढ़ गया था किसके ऊपर? प्रीजेंटेड क्लास के ऊपर, क्योंकि हैवी टैक्सेस लग रहे थे और वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे। दूसरा ये था फ्रीक्वेंट वॉर विल इनकर इकोनॉमिक लॉसेस। तो भैया जो फ्रीक्वेंटली वॉर लड़ रहे थे ये लोग, तो अब जब फ्रीक्वेंटली वॉर लड़ी जाती है तो वॉर के अंदर आप लोगों को पता होगा इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा क्या था? फ्रीक्वेंट इन्वेजन, इनके ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अब रैम्पेंट करप्शन के बारे में बात करते हैं, तो करप्शन कैसे-कैसे हो रही थी? मोहम्मद शाह के टाइम पे भैया बहुत खतरनाक सीन था। भले ही सोच के देखिए आप लोग कि ये महान राजा हैं, कैसे हैं? महान राजा हैं, ये इतने बड़े राजा हैं, पर ये घूसबाजी करते हैं, यानी कि इनके नॉवेल्स में अगर कुछ काम करवाना होता है, इनके नॉवेल्स क्या करते हैं? घूस लेते हैं। तो भैया ये शेयर माँगते थे उनसे, कट माँगते, तो भैया पैसा दो हमें भैया, तुम उनसे पैसे खाए हो, हमको भी पैसे दो उनमें से। भैया आप कितना गधा-मन वाला काम कर रहे हैं कि भैया आपके नीचे बंदा आप करप्शन कर रहा है, आप उससे शेयर ले रहे हैं। आप खुद महाराज हैं, आप खुद उनसे नहीं कह रहे हैं कि भैया हम आप कैसे भी करके अपने अलग फैक्टर के थ्रू इकोनॉमी बना सकते हैं, पर आप तो कट माँग रहे हैं भैया। इतना दिमाग किसके पास होता है? इतना दिमाग था मोहम्मद शाह के पास। तो भैया यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से उनकी इतनी अच्छी कंडीशन हुई, या फिर बाद में इनका पतन ही हो गया पूरा।
तो भैया अगला फैक्टर के बारे में बात करते हैं, पाँचवें फैक्टर की बात करते हैं। तो क्या डिक्लाइन का फैक्टर था? इमरजेंस ऑफ रिलीजियस स्टेट, रीजनल स्टेट, सॉरी, इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट। तो भैया जो हमारे क्षेत्रीय राज्य थे उनका उदय हो रहा था। उदय इन द सेंस कि मराठा, सिख्स, अलग अलग जो छोटी छोटी रियासतें थी वो पावरफुल हो रही थी, और इनको क्या क्या मिल रहा था। अब जब वो लोग पावरफुल होंगी तो भैया इनके पास इनके इकोनॉमिक, सोशल, अलग अलग सेक्टर्स में कमजोर पड़ जाएंगे, धीमे धीमे और पतन होता चला जाएगा, और पतन होता चला जाएगा। ठीक है। तो जो रीजनल स्टेट थे जैसे मराठास वगैरह हुए, वो तो इनसे युद्ध लेने के लिए भी तैयार रहते थे। इवन कि शिवाजी महाराज वगैरह हुए या फिर दूसरे रूलर्स हुए, तो भैया वो तो इनसे पंगा लेते ही रहते थे। भले ही चाहे इनका सपोर्ट नहीं करते हो, पर लूट लेते थे इन्हें, बहुत भयंकर परेशान करते थे इन्हें। तो इमरजेंसी, उनकी इमरजेंसी, जो रीजनल स्टेट थे उनके इमरजेंसी भी इन्हें प्रॉब्लम होने लगी थी। क्लियर? और अगला फैक्टर क्या था? रिलीजन्स, सॉरी, रिलीजियस एंड कल्चरल क्लैसेस। तो भैया रीजन और मतलब रिलीजियस और कल्चरल क्लैसेस हो रही थी इनके समय पर, और इससे क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम के बीच में, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम के बीच में डिवाइड देखने को मिल गया। तो भैया सोसाइटी के बीच में फैक्शंस हो रहा था। तो भैया लास्ट टॉपिक हमारा बचता है क्या? इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा था ही नहीं भैया, इतने पागल, मतलब इतने कमज़ोर कमज़ोर हमें सक्सेसर्स देखने को मिल रहे थे, इतने बेकार बेकार रूलर्स देखने को मिल रहे थे। तो भैया क्या हुआ कि भैया जो हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो भैया नीचे वाले साइड पर अगर हैदराबाद, अवध, बंगाल वगैरह देखते हैं तो भैया ये लोग अपने आप को आज़ाद कर लिए थे। तो यही वाला सीन देखने को मिला। ठीक है। तो अगर आप लोग को राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो लास्ट में अभी एंडिंग में जब लेक्चर खत्म होने वाला होगा तो भैया ये सब रिटन फॉर्म में है, तो भैया वो आपको दिखाई दूंगा फिर आपको। ठीक है, क्लियर है इतना? तो जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारे क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ। ठीक है। फिर धीमे धीमे जब डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो गया तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से जो मुगल एम्पायर तो धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगा, या फिर वीक रूलर्स की वजह से जो हमारा एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, यानी कि उसके जो नॉबेल्टी थी वो शिफ्ट होने लगी कहाँ पे? रीजनल पावर्स के पास में। रीजनल स्टेट धीमे धीमे क्या होने लगे, मतलब रीजनल जो पावर के स्टेट के, मतलब जो रीजनल स्टेट थे वो कौन थे? भैया नॉबेल्टी तो थी इनकी, भैया जो इनके हम लोग बात करें जो नॉबल थे, वही क्या किया उन्होंने, अलग अलग स्टेट में जाके अपने आप को राजा घोषित कर लिया। और हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन पावर्स ये थे, ब्रिटिशर्स हुए, तो भैया ये सब लड़ेंगे किससे? ये मुगल से थोड़ा ना लड़ने वाले हैं, मुगल तो इनके पहले कंट्रोल में थे। भैया ये पावरफुल बचे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। लेटर मुगल था भैया, ये तो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। ठीक है। और हम लोग बात करें इनकी लड़ाई होगी किनसे? इनकी लड़ाई होगी रिलीजियस स्टेट से, रीजनल स्टेट से होगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर तुम एंग्लो मैसूर वॉर देखो तो भैया ये कौन थे? यही ये भी तो थे, निज़ाम वगैरह हुए या फिर दूसरे रूलर्स हुए भैया, इन्हीं के साथ तो ये रीजनल पावर बन चुकी थी उस वक्त तक। और हम लोग बात करें जो अंग्रेज थे, इन्हीं से तो रजिस्ट करेंगे या इन्हीं से तो लड़ेंगे, क्योंकि भैया मुगल का पास तो मतलब नाम नाम के रह गए थे, काम काम इनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि भैया यहाँ पे रीजनल स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और उन्हीं से लड़ रहे थे। कौन? हमारे ब्रिटिशर्स या फिर हम लोग बात करें यूरोपियंस। इतना क्लियर है? अगर आप लोगों को नोट्स बनानी तो भैया नोट्स बना सकते हैं। तो क्या क्या फैक्टर थे डिक्लाइन के मुगल्स के, हम लोग वो देख लिए थे। पहले ही हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बस आपको नोट्स बनाने तो बना लीजिए। सबसे पहला कारण क्या था? रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, यानी कि जो औरंगजेब था उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं थी, जो कि सबको मंदिर वगैरह तोड़ रहे थे, धर्म परिवर्तन करा रहे थे, वो देखा था हमने। दूसरा पॉइंट ये था एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ सक्सेशन, यानी कि रूल ऑफ सक्सेशन का एब्सेंस होना, यानी कि वहाँ पे था ही नहीं, तो इस वजह से जो एम्बिशियस रूलर थे ऑपरेंस थे वो आपस में लड़ रहे थे थ्रोन के लिए। तीसरा देखा था वीक एंड इनकैपेबल रूलर, तो भैया हमने रंगीला के बारे में देखा था, या फिर अलग अलग इनकी रूलर्स के बारे में बात की थी, तो वो सब था, इनकेपेबल रूलर थे हमारे। चौथा ये देखा था डिग्रेडिंग इकोनॉमी एंड रैम्पेंट करप्शन। भैया मोहम्मद साहब भैया करप्शन कट मांग रहे थे करप्शन से, तो फिर होगा क्या? आपकी कोई इज्जत थोड़ी ना करेगा। पांचवा ये देखा राइस ऑफ रीजनल स्टेट एंड फॉरेन इन्वेजन। तो भैया फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, यानी कि बाहर से इन्वेजन मतलब होता है आक्रमणकारी, यानी कि बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे बाहर से, जैसे चाहे बहुत सारे देखे थे हमने। तो भैया और कैसे रीजनल स्टेट इनके जो नॉबेल्टी थी वो अलग होके अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी थी। छठवां ये देखा था कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जिससे कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया था। और सातवां ये देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इनएफिशिएंसी, यानी कि इनके पास इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत कमज़ोर चरमरा गया था, और मिलिट्री भी थोड़ी चरमरा गई थी। तो यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से जो मुगल थे उनका डिक्लाइन हो गया था। ठीक है।
तो ये सब तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, कैसे कैसे ये फेजेस के बारे में, अलग अलग फेज के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही चार्ट बना के समझा दिया था कि 1707 में क्या हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, धीमे धीमे इनकी मिलिट्री इन इफेक्टिव होने लगी, और धीमे धीमे 1803 में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे दिल्ली पहुंच गए और इनकी पावर को डिक्लाइन कर दिया, और 1857 में तो पूरी तरह से मुगल को ख़त्म कर दिया। तो ये सब हमने पहले ही बता दिया था कि भैया यूनिटी और स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बनी हुई थी औरंगजेब के टाइम तक। उसके बाद फिर इनकी हार्मफुल पॉलिसीज़ की वजह से जो धीमे धीमे इनका एम्पायर डिक्लाइन हो गया, और हम लोग देखा था कि काफ़ी इनके औरंगजेब के टाइम तक काफ़ी जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी अच्छा तक चल रहा था। मुगल आर्मी भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग थी 1707 तक। और बाद में भैया क्या हुआ तो आपको पता ही है कि भैया इनकी आर्मी कितनी तरह से बुरी तरह से चरमरा गई थी। इतना क्लियर है? भैया वही बस दोबारा से वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि 1707 में डिक्लाइन हो गया था मुगल, मतलब डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो गया था। 1750 में देखा था हमने डिसइंटीग्रेटेड ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि रीजनल स्टेट में पावर बढ़ रही थी धीमे धीमे, और धीमे धीमे जो इनके नॉबल्स थे वो रीजनल स्टेट की तरफ बढ़ रहे थे। 1759 में हमने क्या देखा था, अब भैया इनके पास मिलिट्री पावर रही नहीं थी। 1803 में ये देखा था, और जो दिल्ली दिल्ली थी वो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई थी, और मुगल एम्पायर बिकम जो मुगल एम्पायर थे वो केवल पेंशनर बन के रह गए थे। और 1857 में फाइनली हमने देखा था कि मुगल एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, इनको इनकी पावर छीन ली गई थी। तो समझ में आया? तो यही सारा सीन है जो हमने अभी पहले बता चुके हैं, बस वही, बस ये नोट्स बनाने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था इसलिए दिखा। तो भैया ये सब दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि भैया हम लोग अब समझ सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी 18th सेंचुरी के अंदर, और कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने पावर कंट्रोल की। अब भैया हम लोग अगर 1947 पहले की बात करें, तो अब हम लोग ये सब समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे पावर हासिल कर ली थी, क्यों हासिल कर ली थी, क्योंकि भैया जो हमारे मुगल्स थे अगर वो पावरफुल होते तो अंग्रेज पावर गेन नहीं कर पाते हमारे यहाँ पे। और कुछ ना कुछ अभी आज का समय का जो हम लोग अगर प्रेजेंट समय की बात करें, जो फ्यूचर अभी देखने को, मतलब प्रेजेंट समय पे हम लोग आज ऐसे हैं, तो भैया क्यों हैं? क्योंकि भैया आज के उस समय पर जो मुगल थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अगर पावरफुल होते तो भैया और सिनेरियो में आज के समय पर देखने को मिलता, पर उस समय पर अंग्रेजों ने राज कर लिया तो भैया और कुछ सिनेरियो में और देखने को मिल गया। इतना क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। तो अगर लेटर मुगल्स के बारे में जानना हो तो भैया पहले हम लोग मुगल्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, कौन थे, कैसे थे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं पहले। तो भैया मुगल्स को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे ग्रेट मुगल्स थे जो कि 1526 से लेकर 1707 तक थे। तो क्यों 1526 में हमारे बाबर आए थे, फिर हुमायूं आए थे, फिर अकबर आए थे, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। इन्हें क्या कहा, ग्रेट मुगल्स कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि भैया ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और लेटर मुगल्स किन्हें कहा गया? लेटर मुगल्स उन्हें कहा गया जो कि पावरफुल नहीं थे और इनफेक्टिव थे और कठपुतली की तरह काम करते थे, यानी कि दूसरों के कहने पर चलते थे, और खुद एकदम एकदम नशेबाज आदमी थे और लड़कीबाजी करते रहते थे। ठीक है? तो भैया हम लोग बात करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। तो लेटर मुगल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब के बच्चों के बारे में। तो औरंगजेब के 5 बच्चे थे, और उनमें से हम लोग 3 के बारे में बात करेंगे। तो मुअज़्ज़म, अज़म और कामबख्श, इनके 3 बच्चे थे, इनके बीच में युद्ध वगैरह हुआ। इनको समझते हैं। तो भैया ये स्लाइड आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो अच्छी स्लाइड निकाल के उसमें समझा दे रहा आपको। तो जैसा कि हमने बात की थी कि भैया औरंगजेब के 5 बच्चे थे, हम लोग केवल 3 के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किन के बारे में। तो सबसे पहले मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। तो भैया ये कौन थे? मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श तीनों आपस में लड़े थे भैया थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए। और जो 65 साल के हम लोग मुअज़्ज़म थे वो जब पे लास्ट में जीत के निकले, क्या मतलब यही महाराज बन गए आखिरकार, क्योंकि भैया इन्होंने अपने दोनों भाइयों को हरा दिया था। और इन्होंने अपने भाइयों को कौन-कौन से युद्ध में हराया था? तो इन्होंने अपने भाइयों को कौन-कौन सी बैटल में हराया था, इसको और देख लेते हैं। बैटल ऑफ जेजुआ, ये लड़ी गई थी 12 जून 1707 को। मुअज़्ज़म ने आज़म को हरा दिया था। और दूसरी बैटल लड़ी थी बैटल ऑफ बीजापुर या बैटल ऑफ हैदराबाद। तो ये कब लड़ी गई थी? 1709 में लड़ी गई थी, और इसमें मुअज़्ज़म ने कामबख्श को हरा दिया था। ठीक है? इसके बाद इन्होंने एक टाइटल लिया था किसका? बहादुर शाह का। बहादुर शाह का टाइटल लिया था, और ये 65 साल के थे। और भैया इनके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बहादुर शाह थे इन्हें साहिब बेखबर कहा जाता था। साहिब बेखबर मतलब राजा जो कि बेखबर हो। भैया मैंने आपको बताया था ये पार्टी आर्टी में जाते तो भैया जाने क्या क्या टाइटल देते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था। तो इन्हें लोग क्या कहते थे? बेखबर हैं भैया ये, इन्हें कुछ होश नहीं है, क्योंकि भैया ये 65 साल के आदमी थे, इन्हें होश वोश तो रहता नहीं था। बुढ़ापे के आदमी, जब आदमी रिटायरमेंट लेता है तब तो ये गद्दी पे बैठे थे, तो भैया काम कैसे चलने वाला था? तो ये सीन हमें देखने को मिला था।
और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया जो लेटर मुगल थे बहादुर शाह के टाइम पीरियड पे क्या चल रहा था वो और देख लेते हैं। तो भैया अब जो इन्होंने इनके पिताजी ने पॉलिसी लगाई थी भैया उसको उल्टा कर रहे थे और परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ कंप्रोमाइज एंड कंसोलिडेशन एंड विद राजपूत मराठास सिख्स बुंदेलास जाट। तो भैया हम लोगों ने कैसे कैसे रिवोल्ट वगैरह ये लोग कर रहे थे उनके बारे में देखा था। थर्ड पॉइंट ये है डिग्रेडिंग इकोनॉमी ड्यू टू रैकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स प्रमोशंस ये सब दे रहे थे। तो भैया अब इनकी बुद्धि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुढ़ापे के टाइम पे थोड़ा बुद्धि काम नहीं कर रही थी इनकी। तो प्रमोश बहुत ज़्यादा ये जागीर वगैरह दे रहे थे, लोगों को प्रमोशंस दे रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पार्टी में जाते तो जाने किसे क्या-क्या रिवॉर्ड दिए जाते तो पता ही नहीं चलता था। और लास्ट पॉइंट क्या है, रॉयल स्टेट ट्रेज़री ऑफ 30 करोड़ लेफ्ट इन 707 डिसअपीयर बाय 1712। तो भैया ये सब हमने देखा और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और ऊपर आपको राजपूत वगैरह के ऊपर एग्जाम राजपूत और मुगल्स के एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, ये कैसे कैसे उनके बीच में ये इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किया, क्या क्या डिमांड थी उनकी। तो भैया इन्होंने नहीं माना तो रिवोल्ट वगैरह हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो भैया कमेंट करके बता देना। और ये मेरा पहला वीडियो था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।